तीसरा विषय जो है, देखिए हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली में जो बड़ा कमर्शियल व्हीकल आता था उसके लिए हमने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न पेरिफेरल वे जो बनाए हैं, उसके कारण बहुत बड़ा ट्रैफिक जो कमर्शियल था वो तो निकल गया। लेकिन बाकी जो कमर्शियल व्हीकल है, विशेष रूप से जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, अभी दिल्ली में पिछले 5 जून को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक बस की व्यवस्था कराई थी। मेरा मानना है दिल्ली और आसपास हमें 100% ईवी बसों पे जाना होगा, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना होगा। वेल सेड। एक और जो ट्रांसपोर्ट में जो सबसे बड़ी समस्या है कि देखो अभी हमने स्टडी कराई है, उस स्टडी में हमें ऐसा लगता है कि मेट्रो के चलने से 7 लाख गाड़ियों में कमी आई है। पर समस्या ये है कि मैं मेरे कर्मचारी को या आप अपने किसी दफ्तर के कर्मचारी को कहो कि भाई आप मेरे टीवी चैनल का एक काम रोहिणी में, एक काम गोविंदपुरी में, एक काम संगम विहार में करके आ जाना, तो वो मोटरसाइकिल लेकर के इसलिए चल देता है कि भाई मैं वहां से वहां जाऊंगा तो मेट्रो से तो उतर जाऊंगा, आगे कैसे जाऊंगा। अच्छा, फरीदाबाद का ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेट्रो का ट्रैफिक मैनेजमेंट और मानेसर का ट्रैफिक मैनेजमेंट ये अलग अलग है। और दिल्ली ऐसी हो गई है कि 100 किलोमीटर तक, मतलब नोएडा का आदमी मानेसर आता होगा या मानेसर का आदमी रोहिणी जाता होगा या रोहिणी का व्यक्ति पानीपत राई, सोनीपत राई में जाता होगा। ये तो है ही। जैसे किसी समय में डीटीसी के बहुत पॉपुलर रूट होते थे, हम भी जब यंग थे तो डीटीसी का रूट पता होता था कि 605 जाएगी, 650 जाएगी। हमारा ये कहना है कि मैं सबको कह रहा हूं कि भाई आप ऐसा मैनेजमेंट करिए कि एक ऐसा रूट नंबर हो कि मैं संगम विहार में मेरे घर से इस नंबर से निकलूंगा, उतरूंगा तो गुड़गांव तक इस नंबर से मैं चला जाऊंगा। तो ये जो एक पूरा हमें मैकेनिज्म ट्रैफिक का चाहिए, अथॉरिटीज इसके लिए काम भी कर रही है, कोऑर्डिनेशन भी कर रही है। तो ये विषय हुआ व्हीकल पॉल्यूशन का। इसमें और भी विषय पर मैं समय ज्यादा लेना नहीं चाहता सर। दूसरा, अभी भैया विषय बहुत ज्यादा है, आपने विषय लंबा पूछ लिया, कोई बात। दूसरा विषय है दिल्ली का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का। इस एनसीआर रीजन में 240 इंडस्ट्रियल जोन है और ऑथेंटिक। हमने 226 में पीएनजी गैस को पहुंचा दिया है। कुछ एप्टेल वगैरह में केस थे गुड़गांव के, उसके लिए भी हम लगे हुए थे, लेकिन 200 के 240 में पीएनजी गैस पहुंच जाए। और हम जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसको अगर हम गैस पे शिफ्ट करेंगे तो काफी हद तक कमी ले आएगी। कुछ जगहों पर ऐसा चल रहा है, अब जैसे मैं तो नाम लेके कहूं कि नूह में कुछ ऐसी अवैध इंडस्ट्री चलती है जो टायर को जलाकर उसमें से ऑयल निकालने का काम करती है। मैंने स्ट्रिक्टली कहा है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई इसको बंद करिए। तो उस पर भी अब हम तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर के हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। ये दूसरा हुआ। तीसरा जो विषय है वो है PM10 का। PM10 में डस्ट पॉल्यूशन है। और डस्ट पॉल्यूशन का तरीका क्या है? तो मैंने सभी अधिकारियों को, अथॉरिटीज को ये निर्देश दिए हैं कि देखिए एनसीआर रीजन में कंस्ट्रक्शन भी होता है और डेमोलिशन भी होता है। अब डेमोलिशन वेस्ट को रखने की कहीं भी जगह नहीं है, तो अब डेमोलिशन वेस्ट के लिए जगह आइडेंटिफाई करिए। आज भी जब मैंने गुड़गांव का रिव्यू लिया था तो उन्होंने बसई में अपना डेमोलिशन वेस्ट की जगह बनाई है। अब आप 4-4 मंजिल तोड़ोगे, 2-2 मंजिल तोड़ोगे, नए फ्लैट बनाओगे, डस्ट कहाँ गिरोगे? इसका मटेरियल कहाँ गिरोगे? और मैंने ये कहा है कि भाई जब ये आप जागरण कार्यक्रम करते हैं तो आप औपचारिकता के लिए स्कूल स्टूडेंट के कार्यक्रम मत करिए। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगे हुए लोगों का, आप इंडस्ट्री में लगे हुए लोगों का सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी में हम क्या कर सकते हैं, इसको आप करिए ना, ताकि ये वेस्ट तो उठेगा। तो सीएनडी साइट्स के लिए भी अब हम लगातार प्रेशर दे रहे हैं। दूसरा जो विषय है वो रोड की डस्ट का है। अब बड़े रोड बन गए हैं, फास्ट रोड बन गए हैं। हम सभी कॉरपोरेशंस को प्रेशर दे रहे हैं कि आप बड़े रोड के लिए मैकेनिकल जो स्वीपिंग है, बड़ी मशीनों से जो स्वीपिंग है, इसका काम करिए। फिर जो रोड के किनारे जो एरिया है उसमें मैं कहता हूं कि आप ये जो ग्रीनिंग करते हैं, पेड़ लगाते हैं, लेकिन बचे हुए पेवमेंट में आप बुशेस लगाइए, झाड़ियां लगाइए।
और हम जिस जलवायु और वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से लगाइए, छोटी छोटी बुश लगाइए, ताकि जब तक पेड़ बड़ा ना हो बाकी धूल ना उड़े। ये एक बड़ा विषय है और मैंने चारों पीसीसीएफ को बुला के ये कहा है कि देखिए, पेड़ मत लगाने से ज्यादा आप ग्रीन स्पेस निकालिए, कितना ग्रीन स्पेस हम निकाल सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने एक स्कीम चलाई है ग्रीन क्रेडिट फंड की, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज को यह कहा है कि अगर कोई ग्रीन पैच है पूरे देश में, दिल्ली में नहीं, उसको अगर आप लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के साथ मिलके, और आप 3 साल में उसमें 40% की ग्रीन कैनोपी ले आते हैं, तो हम आपको ग्रीन क्रेडिट फंड के टारगेट्स देंगे, नंबर देंगे, जो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने CSR में ले जा सकते हैं, अपने ESG में ले जा सकते हैं। और मैंने इस साल ये प्रयोग गुड़गांव में एक 750 एकड़ जमीन में कई कंपनीज को मैंने कहा है कि आप इसको ग्रीनिंग करिए, एक बार इसको पॉपुलर बनाइए। और हार्टफुलनेस जैसे जो लोग जिन्होंने हैदराबाद में बहुत अच्छा काम किया है, उनके साथ भी हमने कोलैबोरेशन करके कहा है ताकि लोगों में एक मूवमेंट हो। मैंने सभी कॉरपोरेशंस को कहा है कि भाई आप अपने कॉरपोरेशंस की पार्क की सूची डिक्लेयर करिए, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि ये मेरे शहर का, ये मेरे मोहल्ले का, ये मेरी जगह का ग्रीन इलाका है। और उसको कोई सोसाइटी अडॉप्ट करे, कोई इंडस्ट्री अडॉप्ट करे, कोई मोहल्ला अडॉप्ट करे, कुछ NGO अडॉप्ट करे। और मैं गुड़गांव में जानता हूं कि गुड़गांव में कुछ लोगों ने ये अच्छा कार्य किया है। दिल्ली में हमारे पास रामासर साइट भी है, हमारे पास सुल्तानपुर में, हमारे पास बर्ड सेंचुरी इधर ओखला में, हमारे पास ग्रीनिंग स्पेस भी है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 साल लगातार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अरावली में यहाँ पे पौधा लगाया ही है। और मैं ये एक पेड़ माँ के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाना चाहता हूँ। जो लास्ट चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके बीच में एक दिल्ली में हूँ, मैं भी यहीं सांस लेता हूँ और सुबह दिल्ली में ही गार्डन में घूमता हूँ। मुझे कहना है कि हमको भी कुछ बिहेवियरल चेंज की ओर जाना होगा। मैंने अभी नोएडा में कुछ कॉल सेंटर वालों को, ये जो BPM और ये जो चलाते हैं, बड़े चलते हैं, मैंने देखा वहाँ का बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या 1 महीने के लिए आपकी कंपनी में 1000 गाड़ी आती हैं, 1 महीने के लिए आप बस में, अच्छी AC बस में, इलेक्ट्रॉनिक बस में जा और आ नहीं सकते? कितना हम कम करेंगे? सर, आपने जो पॉइंटर्स रखे